देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, है ना। देखो अगर दो फंक्शंस हैं, फ्रॉम ए टू बी एफ है, जी है फ्रॉम बी टू सी, है ना, और इनमें एक कंडीशन है। भाई रिलेशन में तो हम किन्हीं भी दो को कंबाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट वाले की जो रेंज है वो सेकंड वाले फंक्शन के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। मतलब एफ़ की रेंज जी के डोमेन में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब एफ से जो आंसर आ रहा है ना वो जी के डोमेन में हो, तो हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं, इनका कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके कंपोजिशन को हम लिखेंगे जी ओ एफ, जी कंपोजिशन एफ, और इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम द फर्स्ट सेट टू द लास्ट सेट, थर्ड सेट, ओके। जैसे गॉफ इज़ ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, और गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। मतलब पहले एफ एक्स का आंसर आएगा, देन उस पर जी ऑपरेट होगा। देखो डायग्राम जैसे हमने रिलेशन में बनाया था, ये तीन सेट हैं ए बी सी। एफ इज़ अ फंक्शन जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़ रहा है, और जी एक फंक्शन है जो ए की जो इमेज आई है ए से, जो है ना ए के एलिमेंट की जो इमेज है उसको सी से कनेक्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या बना, गॉफ। देखो क्रॉस रेशो होता है ना, गॉफ जी ओ एफ, पढ़ते गॉफ हैं आसानी के लिए, वैसे एक्चुअल में जी कंपोजिशन एफ, ठीक है। इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। गॉफ के साथ इन जनरल गॉफ और फॉग दोनों इक्वल नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट फॉलोड फॉर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। हो भी सकता है गॉफ और फॉग बराबर, लेकिन इन जनरल ये बराबर नहीं होते। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, वो पूछ सकता है हमसे, दो फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि प्रूव दैट कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। लेकिन इनमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। मैंने लिखा है एसोसिएटिव लॉ इज़ फॉलोड बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मतलब तीन फंक्शंस अगर हम ले लें, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या देख रहे हो, पहले जी और एफ का कंपोजिशन हो रहा है, बाद में एच का होगा। राइट में पहले एच और जी का हो रहा है, देन एफ का होगा, तो लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर आएंगे। ये क्या सा लॉ कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं इन्वर्स इमेज क्या है। इन्वर्स इमेज देखो, जैसे एफ कोई फंक्शन है जो ए के एलिमेंट एक्स को वाई से जोड़ता है, तो वाई को क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं, और एक्स को क्या कहा था, हमने बताया था प्री इमेज। ये प्री इमेज ही इन्वर्स इमेज कहलाती है। एक ही बात है, चाहे प्री इमेज कह लो या इन्वर्स इमेज कह लो आप लोग। जैसे मैंने डायग्राम समझाने की कोशिश की हुई है, ए बी सी 1 2 3, ए और बी दोनों किससे कनेक्ट हैं, 1 से, सी किससे कनेक्ट है, 3 से, अब 2 छूटा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है, ये फंक्शन है ना। अब हम देख रहे हैं एफ ए भी 1 है, एफ बी भी 1 है। अगर हमसे पूछा जाए 1 की इन्वर्स इमेज क्या होगी, तो उसमें ए और बी, अब तुम खाली ए नहीं लिख सकते हो, इसमें आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, ए कॉमा बी, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सी किससे कनेक्ट है, 3 से, एफ सी इज इक्वल टू 3, देन एफ इनवर्स 3 इज़ सी। बट अगर एफ इनवर्स 2 पूछा जाए, तो ये तो किसी से कनेक्ट है ही नहीं, तो इन्वर्स इमेज ऑफ 2 इज़ 5, यानी 2 हैज़ नो इन्वर्स इमेज। नाउ अब हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन क्या है। अच्छा, अभी एक छोटी सी बात इसमें देख लो, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन है, मैनी वन इंटू, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो उल्टा कर देंगे ना, इसको पहले, इस वाले सेट को पहले लिखो, इसे बाद में बना लो, बना के देखना तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तभी हमने यहाँ क्या यूज़ किया, यहाँ तो इंडिविजुअल एलिमेंट की इन्वर्स इमेज है। अगर हमें पूरा फंक्शन पूरा उल्टा करने के बाद इन्वर्स को भी फंक्शन बनाना है, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर द इन्वर्स फंक्शन, मैंने वर्ड लिखा है ओनली, है ना, 1 1 एंड ऑन टू, फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन इज़ इनवर्टिबल, दैट इज़ इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, विच इज़ 1 1 ऑन टू, then its inverse function is f inverse such that f inverse from b to a. Then mathematically if fx is equal to y, then we write f inverse y is equal to x, है ना, for all x belongs to a। ये तभी हम लिख सकते हैं जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा एक तरह से फिनिश हो गया। अब कुछ हम थ्योरम्स देखते हैं। पहली फर्स्ट थ्योरम है एफ एंड जी दे आर टू 1 1 on 2 फंक्शन, देन वी हैव टू प्रूव देयर गॉफ इज़ ऑल्सो 1 1 on 2। बहुत आसान है भाई, हमने क्या लिया, x1 x2 दो एलिमेंट लिए किसके, ए के, fx1 y1 है, fx2 y2 है। अब हमें क्या निकालना है, गॉफ ए से सी ये 1 1 और ऑन 2 होगा, तो पहले मैं इसको 1 1 प्रूव करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे दो एलिमेंट गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 है ना, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि x1 x2 बराबर है। अब गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 मीन g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। fx1 को क्या माना है y1, fx2 को y2, तो g y1 इज इक्वल टू g y2। लेकिन g कैसा है, 1 1 है, तो g y1 इज इक्वल टू g y2, इट मीन्स y1 इज इक्वल टू y2। देखते हैं, तो y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है, क्योंकि g कैसा था, 1 1 था, ठीक है। अब y1 को हमने क्या लिखा था, fx1 लिखा था, तो फिर लिख दो fx1, इसे क्या लिख दिया, fx2। अब फिर से fx1 बराबर fx2, तो यू कैन राइट x1 इज इक्वल टू x2 बिकॉज f इज़ ऑल्सो 1 1। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2, और हमने प्रूफ कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, सो गॉफ इज़ 1 1। नाउ फॉर रेंज, रेंज के लिए हम देखो गॉफ की इमेज लेके चले g ऑफ f, और पूरा सेट a ले लिया, कैसे लिखेंगे, g ऑफ f a, और f a किसके इक्वल है, b के, क्योंकि f कैसा है, ऑन 2 है, तो इसकी इमेज को डोमेन के बराबर होगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, जी बी, लेकिन जी बी किसके इक्वल है, सी के, क्योंकि जी कैसा है, ऑन 2 है, तो जो बी की इमेज होगी जी के अंडर में वो कैसी होगी, सी, इसके कोडोमेन सी के बराबर होगी। तो हमने नटशेल में कंक्लूजन क्या हुआ हम लोगों का, देखो यहाँ इम्प्लाइज लगा लो, चलो, है ना। तो क्या मतलब हुआ, गॉफ इज़ ऑन 2, मतलब गॉफ की जो इमेज है वो कोडोमेन के बराबर है, मतलब रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, तो गॉफ कैसा है, ऑन 2, मतलब गॉफ इज़ 1 1 ऑन 2। अब सेकेंड थ्योरम, f इज़ 1 1 ऑन 2, तो यहाँ हमें प्रूव करना है इसका जो इन्वर्स होगा वो भी 1 1 ऑन 2 होगा। सेम वही प्रोसेस, x1 x2 a के मेंबर लो, y1 y2 b के मेंबर लो, fx1 y1 fx2 y2, तो इनकी जो इन्वर्स है f इन्वर्स y1 क्या हो गया, x1 के, f इन्वर्स y2 किसके हो गया, x2। देखो ऐसा कब लिख पाएंगे, जब ये 1 1 ऑन 2 होगा, है ना। अब हमें दिखाना है इन्वर्स 1 1 होगा, तो क्या लेके चले, f इन्वर्स y1 इज इक्वल टू f इन्वर्स y2, और हम दिखाएंगे y1 y2 के इक्वल है। जब f इन्वर्स y1 इज इक्वल टू f इन्वर्स y2, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, x1 बराबर x2। अब x1 बराबर x2 है, एलिमेंट बराबर हैं, तो इनकी इमेज b बराबर होगी, ये हमने लिखवाया था। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने ये लिखा fx1 इज इक्वल टू fx2, क्योंकि f कैसा है, 1 1 है। अब fx1 को क्या कह दो, y1, fx2 क्या है, y2, तो हमने दिखा दिया y1 y2 के इक्वल आ गया, तो f इन्वर्स कैसा हो गया, 1 1। भाई हम यही तो लेके चले थे, क्या लेके चले थे हम लोग, लेके चले थे f इन्वर्स y1 इज इक्वल टू f इन्वर्स y2, और हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया y1 इज इक्वल टू y2, तो f इन्वर्स इज़ 1 1। अब रेंज देखते हैं, क्योंकि f कैसा है, ऑन 2 है, तो f की रेंज b के कोडोमेन के बराबर होगी, तो इसका इन्वर्स ले लो, f इन्वर्स b किसके इक्वल हो गया, a के, तो इसका मतलब b की जो रेंज है, मतलब f इन्वर्स की जो रेंज है वो किसके इक्वल हो गई, a के, यानी कोडोमेन के। भाई उल्टा हो गया ना, अभी ये कोडोमेन बन गया, तो हमने दिखाया f इन्वर्स भी कैसा हुआ, ऑन 2, तो हेंस f इन्वर्स इज़ 1 1 ऑन 2। थर्ड थ्योरम पे आते हैं, f एक फंक्शन है 1 1, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हमेशा एक ही होता है। कैसे, इसको कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। मान लेंगे भाई इसके दो इन्वर्स हैं, g और h, दो इसके इन्वर्स हैं। अब ये दो इन्वर्स हैं, मतलब किसी एलिमेंट को, जैसे मैंने y लिया, भाई दोनों b से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का डोमेन b है, मैंने y एलिमेंट लिया किसका, b का। अगर हम इसके g को ऑपरेट करते हैं तो आंसर x1 आता है, अगर हम h ऑपरेट करते हैं तो आंसर x2 आता है। तो ये अलग अलग हम लेके चल रहे हैं कि दो इन्वर्स अलग अलग हैं। अब देखो ये इसका इन्वर्स है ना, g इधर जाएगा तो क्या बनेगा, g इन्वर्स x1, जो g इन्वर्स को क्या कहेंगे, f ही तो कहेंगे, तो f x1 बराबर y। ऐसे ही यहाँ ये इधर जाएगा h इन्वर्स, लिखना नहीं है h इन्वर्स, आपको डायरेक्ट लिखना है f x2 बराबर y।
अब ये भी y तो x1 बराबर f(x2) क्या हो गया, f(x1) बराबर f(x2) हो गया। अब f कैसा है 1 1 तो x1 बराबर x2 क्योंकि f कैसा है 1 1। अब x1 बराबर x2, x1 की वैल्यू gy1 मानी हुई है हमने, x2 को क्या माना है hy1, इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया। अब देखो y और y मतलब दोनों सेम आ रहे हैं तो g बराबर h, इसका मतलब इन्वर्स कैसा हो गया भाई, यूनिक हो गया। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। लास्ट थ्योरम, इसको रिवर्सल लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। ये रिलेशन में भी हमने पढ़ा था, f और g दो फंक्शन हैं, 1 1 और 2 हैं, ये तो कंपलसरी है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स, मतलब इनके रिवर्स ऑर्डर में इन्वर्स के कंपोजिशन के इक्वल होता है, इसीलिए इसका नाम रिवर्सल लॉ है। सबसे पहले भाई x और y, x a का मेंबर, y b का मेंबर, z c का मेंबर। अब f क्या है a से b तक है ना, तो f(x) बराबर y और gy बराबर z, ठीक है। यहाँ से x बराबर आ गया f इन्वर्स y और यहाँ से y बराबर आ गया g इन्वर्स z। अब f और g दोनों 1 1 और 2 हैं, तो अभी थ्योरम प्रूव करी थी, इनका गॉफ भी क्या होगा 1 1 और 2 होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब लेके चले x बिलोंग्स टू a। अब x ही क्यों लेके चले, क्योंकि गॉफ एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक भाई, जब f a से b है, g b से c है, तो गॉफ होगा a से c तक, है ना। देख रहा हूँ मैंने अभी बताया है। तो x बिलोंग्स टू a हम लेके चले गॉफ x बराबर z, क्योंकि गॉफ एक फंक्शन है, गॉफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू c, ठीक है भाई। तो यहाँ से जब गॉफ x बराबर z तो x बराबर गॉफ का होल इन्वर्स z, इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेके, जब भी राइट में ये है ना, हम ये लेके चले f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स और z पे ऑपरेट कराया, इसको लिखा है f इन्वर्स g इन्वर्स z। g इन्वर्स z किसके इक्वल है, y के, लगा दिया। और f इन्वर्स y क्या है, x है। तुम देख रहे हो इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है, तो इक्वेशन 2 और 3 से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई आप एक लाइन में लिखना भूल गया, गॉफ इन्वर्स z इज़ इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स z, है ना। बाद में आप लिख देना गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स, ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। बस ये चाहे लिखो या ना लिखो, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप इसकी एक्सरसाइज करें और क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें।